हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपके पेशेंस, आपके वेट, आपके इंतज़ार के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए ये स्टोरी जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं कंप्लीट करूँ और डेली आपके पास कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है। और बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक इंतज़ार करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस आपको डेली मिले। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 12, इश्क है मलंग मेरा। ओमकार को वहाँ देखकर प्रार्थना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके सामने एक बार फिर वो सीन आ गया जब ओमकार अकेला ही उन 4-5 गुंडों को पीट रहा था। प्रार्थना धीरे धीरे खिसक कर शास्त्री जी के पीछे आ गई और ओमकार ने जब प्रार्थना को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने शास्त्री जी की ओर देखकर कहा, क्या हुआ बाबा, गाड़ी खराब हो गई? शास्त्री जी ने अपना चश्मा ठीक किया और ओमकार को देखकर बोला, हाँ बेटा, गाड़ी खराब हो गई, पुरानी हो गई है ना, इसलिए। रात भी बहुत हो रही है, आसपास कोई गैरेज भी नहीं होगा। ओमकार बुलेट से उतरा और उसने अपना बैग प्रार्थना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप जरा इसे पकड़ेंगी? प्रार्थना के तो हाथ ही कांप गए। वो अच्छे से जानती थी कि उन बैग में लाखों रुपए हैं जो अभी अभी ये वसूल कर लाया है। प्रार्थना का हाथ बैग की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था। इतने में ओमकार ने फिर कहा, आपसे कह रहा हूँ, एक बार बैग पकड़ लीजिए, गाड़ी में देख लेता हूँ। प्रार्थना ने कांपते हाथों से बैग पकड़ा और इसी दौरान उसकी 2 उंगली ओमकार के हाथ से टच हो गई और ओमकार को एक झटका सा महसूस हुआ। ओमकार ने आंखें फाड़े प्रार्थना को देखा और फिर मन ही मन बोला, अच्छा ये जादूगरनी है, इस जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया है। हाँ, ये लड़की जादूगरनी ही है, तभी तो मुझे झटका लगा। फिर वो शास्त्री जी की दूसरी तरफ आया और बोला, हटिए बाबा, मैं देखता हूँ। शास्त्री जी ने कहा, तुम्हें गाड़ी ठीक करनी आती है? ओमकार बोला, जी हाँ, करनी आती है। शास्त्री जी थोड़ा पीछे हट गए और ओमकार पूरी कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी को देखने लगा। वो 1-2 तार इधर उधर करके देख रहा था। इतने में शास्त्री जी ने कहा, बेटा इस बैग में क्या है? ओमकार ने बहुत नॉर्मली जवाब देते हुए कहा, बाबा इसमें माता लक्ष्मी है। शास्त्री जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। ओमकार ने कहा, जी इसमें माता लक्ष्मी की मूर्ति है। और ये सुनकर प्रार्थना आंखें फाड़े ओमकार को देखने लगी। इतने में ओमकार ने प्रार्थना को आंख मार दी और प्रार्थना उसकी आंखें जो पहले ही बहुत मोटी मोटी थी और ज्यादा मोटी हो गई। और तभी ओमकार बड़बड़ाया, ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएंगी। शास्त्री जी ने तो नहीं सुना, लेकिन प्रार्थना ने सुन लिया। उसने अपनी नजरें इधर उधर कर दी, लेकिन अब भी उसका डर ना कम नहीं हो रहा था। ओमकार ने थोड़ी ही देर में गाड़ी ठीक कर दी और बोनेट बंद करते हुए बोला, हो गई आपकी गाड़ी ठीक, एक बार स्टार्ट करके देखिए। शास्त्री जी ने अपनी गाड़ी पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने हल्का सा गाड़ी से सिर निकालकर कहा, बेटा अभी तो स्टार्ट नहीं हुई। ओमकार की नजर प्रार्थना पर ही थी। वो प्रार्थना की एक एक हरकत को नोटिस कर रहा था। फिर वो बोला, शास्त्री जी एक बार फिर से दोबारा गाड़ी स्टार्ट कीजिए। जैसा ओमकार ने कहा, शास्त्री जी ने वैसा ही किया और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। शास्त्री जी ने ओमकार को देखकर कहा, थैंक यू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, वरना हम यहीं फंस जाते। ओमकार बोला, कोई बात नहीं बाबा, मदद करना तो मेरा कर्म है। ये सुनकर प्रार्थना ने एक बार फिर ओमकार को हैरानी से देखा और ओमकार ने प्रार्थना के हाथ से अपना बैग ले लिया और फिर धीरे से बोला, बैग भारी तो नहीं है? ओमकार की बात सुनकर प्रार्थना का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा और उसने झटके से ना में गर्दन हिला दी। ओमकार बहुत प्यार से बोला, जाओ जाकर अपने बाबा के साथ गाड़ी में बैठो, या मेरे साथ बुलेट पर बैठकर चलने का इरादा है? ये सुनकर प्रार्थना हैरानी से ओमकार को देख रही थी। उसने अपना सलाइवा गटका और जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गई। शास्त्री जी ने एक बार फिर अपना सिर निकालकर ओमकार को देखा और बोला, थैंक यू बेटा। ओमकार ने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाते हुए कहा, आप बहुत बड़े हैं, थैंक यू मत बोलिए। इस वक्त ओमकार के अंदर उसका पंडित प्रवेश कर चुका था, जो बहुत ही सभ्य और शांत था। शास्त्री जी ने ओमकार को देखकर कहा, बेटा आप बहुत सभ्य हो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। ओमकार ने एक बार फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाया और फिर उसने प्रार्थना को देखकर आंखें दिखाई, जैसे कहना चाहता हो, इस बैग के बारे में किसी को मत बताना। प्रार्थना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी
और फिर अपने दुपट्टे से अपने चेहरे पर आए हुए पसीनों को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद शास्त्री जी वहाँ से चले गए और उसके जाते ही ओमकार ने अपना हाथ देखा जहाँ उसने झटका महसूस किया था। फिर वो बोला, क्या सच में ये लड़की जादूगरनी है? अरे नहीं, जादूगर कहाँ रह गए, अब तो जो कुछ भी है हम ही है। इतना कहकर उसने बैग फिर से बाइक पर टांगा और अपनी बुलेट लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने बुलेट एक बड़े से महल जैसे घर के बाहर रोकी। वो बुलेट से उतरा, इतने में एक आदमी आया। ओमकार ने उसे वो बैग पकड़ाते हुए कहा, सेठ को दे देना, और मेरे पैसे? उस आदमी ने एक दूसरा बैग ओमकार को दिया। ओमकार ने वो बैग ले लिया और बोला, पूरे 15 है ना? वो आदमी बोला, हाँ ओमकार 15 ही है, हम जानते हैं कि तुम पैसों में समझौता नहीं करते। ओमकार ने बैग लेकर बाइक पर टांगा और बोला, याद भी रखना कि मैं पैसों से समझौता नहीं करता। इतना कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। और करीब आधे घंटे बाद उसने बाइक एक अनाथ आश्रम के बाहर रोकी। वो बाइक से उतरा, उसने आसपास देखा तो सब शांत था। अनाथ आश्रम का वॉचमैन सो रहा था। ओमकार ने बाइक धीरे धीरे अनाथ आश्रम के दीवार पर लगाई, बैग उठाया, अपनी बाइक पर खड़ा हुआ और थोड़ी ही देर में दीवार पकड़कर और बैग लेकर उस अनाथ आश्रम की दीवार कूद गया। उसने जल्दी से उठकर अपने कपड़े झाड़े, लेकिन जब उसने उठकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने कोई और नहीं, एक 45 साल की औरत खड़ी थी जिसने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, बालों में हल्की सी सफेदी थी। बुढ़िया नहीं थी लेकिन जवान भी नहीं थी। ओमकार ने उसे देखा और धीरे से बोला, माँ आप सोई नहीं? वो औरत बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? ओमकार ने नामे गर्दन हिला दी। उस औरत ने कहा, थोड़ी भी नहीं आती। ओमकार ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। उस औरत ने कहा, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, वरना मुझसे पिट जाओगे। ओमकार ने बैग उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है चला जाऊंगा, इसे ले लीजिए। वो औरत बोली, मुझे तुम्हारे पाप की कमाई नहीं चाहिए। ओमकार ने कहा, इस पाप की कमाई की वजह से ही अनाथ आश्रम चल रहा है, और वैसे भी मैं किसी ईमानदार आदमी के पैसे लेकर नहीं आया। आपको कैसे समझाऊं, अनाथ आश्रम में इतने बच्चे हैं, आप अकेले नहीं संभाल पाएंगी, ले लीजिए ना पैसे। उस औरत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे पाप की कमाई नहीं चाहिए। ओमकार अगले ही पल उस औरत के पैरों में लेट गया और हाथ जोड़कर बोला, मान जाओ ना माँ, क्यों बार बार ऐसी बातें करती हो। उस औरत ने अगले ही पल ओमकार के कान पकड़े और उसे उठाते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी बात नहीं मानते। ओमकार की आंखें हल्की सी नम हुई। वो बोला, ऐसी बातें मत करो, मेरी सगी माँ होती वो भी मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना आप करती है। और सच कहता हूँ ये पैसे बुरे नहीं है, बुरे आदमियों के पैसे हैं, लेकिन पैसे बुरे नहीं है। और सच कहूँ तो पैसे अच्छे बुरे होते ही नहीं, मुझे इनका पता है। इन पैसों की जरूरत अनाथ आश्रम के बच्चों को है, तो आपको ये पैसे रख लेने चाहिए प्लीज। इतना कहकर उसने फिर से हाथ जोड़े। आखिरकार उस औरत को ओमकार की बात माननी पड़ी और उसने बैग लेते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे। ओमकार ने अगले ही पल उस औरत को गले लगा लिया और बोला, सुधर जाऊंगा माँ, सुधर जाऊंगा, बस आप पैसे लेने से मना मत कीजिए। उस औरत ने ओमकार को खुद से दूर किया और उसके गाल पर हाथ लगाकर बोली, वैदेही कैसी है? ओमकार बोला, अच्छी है, ठीक है, शादी हो गई उसकी। और हाँ एक और बात, आप उसकी शादी में आई क्यों नहीं? उस औरत ने कहा, अनाथ आश्रम का दुनिया भर का काम है, चाहती तो थी कि मैं भी आकर उसे आशीर्वाद दूं, लेकिन क्या करती, आ ही नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन मिल लूंगी। वैसे उसकी शादी किससे की है? ओमकार बोला, शाश्वत दीवान से। ये सुनकर उस औरत की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोली, कौन शाश्वत दीवान? अनुराग दीवान का बेटा शाश्वत? ओमकार बोला, नहीं उसके माँ बाप नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता उसके माँ बाप का नाम क्या है, लेकिन लड़का अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। सब कुछ पता किया है मैंने उसके बारे में, कोई गलत काम नहीं करता। बहुत कम टाइम में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। बाकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उस औरत ने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर ओमकार को देखकर बोली, एक बार फैमिली का पता तो करते। ओमकार ने कहा, अच्छा इस बार पता कर लूंगा, अब चलता हूँ। उस औरत ने कहा, कुछ खाओगे नहीं? ओमकार बोला, नहीं आज आपने इतनी डांट खिला दी, आज के लिए काफी है, अगली बार आऊंगा तो खा लूंगा। इतना कहकर ओमकार ने देखते ही देखते वो दीवार फिर से कूदी। थोड़ी देर में उस औरत के कानों में बुलेट स्टार्ट होने की आवाज आई। ओमकार वहाँ से जा चुका था। वो औरत बैग लेकर अंदर आ गई। उसने उस बैग में से पैसे निकाले और तिजोरी में रख दिए और फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। उसने एक ड्रॉर खोला, उसमें से एक फोटो निकाली और उस फोटो को देखने लगी। ओमकार घर आ चुका था। वो आया और सीधा अपने बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की।
वो आज बहुत खुश था। जब जब वो वसूली करने जाता था और उसे मोटी रकम मिलती थी, वो उन सारे पैसों को अनाथ आश्रम में डोनेट कर देता था और ये करके ओमकार सुकून से सोता था। आज भी वो सुकून से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सुकून तो प्रार्थना कब का अपने साथ ले गई थी। ओमकार ने आंखें बंद की तो उसे प्रार्थना दिखाई दी। उसने झटके से आंखें खोल ली। उसने इधर उधर देखा और फिर से आंखें बंद की। फिर से उसे प्रार्थना दिखाई दी। उसने फिर से आंखें खोली और बोला, मतलब सच में वो लड़की जादूगरनी है? ओह गॉड, मैं तो उस जादूगरनी के चक्कर में फंस गया। वो तो अपने घर में बैठी हुई मुझे मंत्रों से बांध देगी, मुझ पर काला जादू करेगी। नहीं, वो तो बहुत गोरी है, वो तो सफेद जादू करेगी, काला जादू तो नहीं करेगी। इतना कहकर ओमकार ने फिर से आंखें बंद की। उसे फिर से प्रार्थना दिखाई दी, लेकिन इस बार उसने आंखें नहीं खोली, बल्कि प्रार्थना की चेहरे को याद करने लगा। उसका डरना, कांपना, उसकी मोटी मोटी आंखें याद कर करके ओमकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आती गई और थोड़ी ही देर में वो सो गया। वहीं दूसरी तरफ दीवान हाउस में विनायक की आज सगाई थी। शांति और अशोक दोनों ने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था, क्योंकि दोनों को बस जल्दी से विनायक की शादी काव्या से करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी। बाकी विनायक से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। वो खुद को मिरर में देखकर बोली, वाह काव्या, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। कभी नहीं सोचा था कि तेरी शादी एक पागल से होगी, पर ये तो सोच, उस पागल से शादी करके तुझे कितने सारे पैसे मिलेंगे। 30% की मालकिन हो जाएगी तू। और ये गौरव तुझे बस 2 करोड़ में निपटा रहा था। इसे तो मैं शादी के बाद बताऊंगी। और तभी गौरव उस कमरे में आया। काव्या ने मिरर में गौरव को देखा तो उसकी सांसें रुक गई। वहीं गौरव बोला, मिरर में देखकर क्या बड़बड़ा रही हो? जो बोलना है मुझे देखकर भी बोल सकती हो। अगले ही पल काव्या पलटी और गौरव के करीब जाकर उसे गले लगाकर बोली, यही सोच रही हूँ शादी के बाद मैं और तुम हनीमून पर कहाँ जाएंगे। यह सुनकर गौरव हंसने लगा और काव्या भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। गौरव ने एक उंगली काव्या के गाल पर फिराते हुए कहा, जहाँ तुम कहो वहीं चलेंगे, बताओ कहाँ जाना चाहती हो। इतना कहकर गौरव सोफे पर बैठ गया और उसने काव्या को अपनी गोद में बिठा लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए इश्क है मलंग मेरा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।